इंटरव्यू बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका 10th आपने 2010 में 56% से किया, उसके बाद आर्ट्स में 63% और फिर अचानक आर्ट्स ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज एकदम कम हो गए। हाँ जी सर। पर उसके बाद में फिर वापस आपने लॉ का बीकानेर से आपने लॉ एलएलबी किया, वहाँ पे आपने वापस अच्छा प्रदर्शन हाँ किया। जी। तो ये बताइए कि आप लॉ हाँ के जी क्षेत्र में क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्या ऐसी पहली चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है लॉ के बारे में और आप इसी क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं आगे? सर, बीए करने के बाद में लॉ के प्रति मेरा रुझान हुआ था। हम्म। और लॉ में मतलब लॉ पढ़ना, लॉ के बारे में और नॉलेज प्राप्त करना सर एकदम बढ़िया लगता है, इसलिए सर इस फील्ड में आना चाहता हूँ। अच्छा। आजकल कई बार आपने देखा होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में कई बार लोग बोलते हैं कि लॉ इज ए लीगल साइंस। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ जी। इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा आपने? हाँ जी, पढ़ा हुआ है सर। उसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का सेक्शन कौन सा है? प्रिविलेज सर सेक्शन 122 से 131 के बीच में दिए गए हैं। हम्म। ओके। और इसमें हाँ जी सर। अच्छा, एक बात हमें जाननी थी कि मान लीजिए कि आपका ये पहला अटेम्प्ट है ना? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट है। 2015 में आपने लॉ कर ली थी। लॉ कौन से वर्ष में की थी आपने? नहीं, 2018 में कंप्लीट हुई है मेरी लॉ। अच्छा, तो उसके बाद में मान लो आपको एक आप जेएलओ बन जाते हैं और आपको एक हाँ विभाग जी। में जेएलओ की पोस्टिंग दी जाती है और आप वहाँ पे देखते जी। हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर केसेस जो हैं वो वहाँ के कंज्यूमर्स हाँ ने जी। उस विभाग पे कर रखे हैं। ऐसे हाँ केसेस जी। की संख्या बहुत ज़्यादा है। और हाँ जी। आपने पाया कि उसमें से 3-4 वरिष्ठ अधिकारी, उनके खिलाफ केसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ। और आप जब भी उस केसेस के बारे में आप जब उनसे मदद मांगने जा रहे हैं तो वो सीनियर अधिकारी कई बार आपको टाल दे रहे हैं और आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे हम्म। अपने जॉब को सत्यापन कर पाएंगे, न्याय दे पाएंगे? बताइए, 3 चीज़ें ऐसी क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले तो उन फाइल्स को सबको मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा हम्म। कि कहाँ पे जो है वो गलती नजर आ रही है। जब हम्म। मुझे गलती के बारे में पता चलेगा, तब मैं सबसे पहले उन अधिकारियों से बात करने का प्रयास करूंगा। हम्म। फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाता है, तो जो सीनियर अथॉरिटी है वहां पर भी मैं अप्रोच करने का प्रयास करूंगा, ताकि मैं अपना जो काम है वो सही तरीके से कर पाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन नंबर 64 है आपका। जानकारी है आपको इस बात की? नहीं सर, मुझे नहीं पता था इस 15 बारे में। अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी। 15 अगस्त को दिन आज़ादी मिली थी देश को। हाँ जी सर। ये आज़ादी मिलने से आप क्या समझते हो? सर, आजादी मिलने का ये है कि पहले भारत है उस पर अंग्रेजों का शासन था। हम्म। और उस 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। यानी भारत के बारे में निर्णय लेने के सारे जो अधिकार थे वो भारतवासियों के पास आ गए थे उस दिन। उससे पहले जो शासन था वो दूसरे ब्रिटेन के द्वारा चलाया जाता था। क्या ब्रिटेन के लोगों को अंग्रेज कहा जाता है या ब्रिटिश कहा जाता है? सामान्यतः सर ब्रिटिश कहा जाता है सर। चलिए, अभी आप सर के साथ जिक्र कर रहे थे प्रिविलेज कम्युनिकेशन का। आपने हाँ जी। बताया 122 से लेकर 131 तक है। हाँ जी 121 क्या है? सेक्शन सर, 121 क्या 121 है? है पति और पत्नी के बीच के पति और पत्नी के बीच में जो पति और पत्नी है वो एक दूसरे की जो कार्रवाई होती है उसमें सक्षम पक्षकार माने गए हैं। ये जो आप बता रहे हो कहीं 122 तो नहीं है? नहीं सर, 122 नहीं है सर ये। हाँ सर, मुझे जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ। क्या होता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन?
प्रिविलेज का मतलब है कि सर ऐसी चीजें जो रेलेवेंट तो है लेकिन कोर्ट के अंदर अंदर उसको एडमिशेबल नहीं है, यानी कोर्ट उनको ग्राह्य नहीं करता है क्योंकि जो एविडेंस है वो उसके लिए उस पर रोक लगा देता है। चलिए, ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो आपने बताया है 122 से 131, हालांकि 121 से 131 है, इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन को प्रिविलेज है या कहीं पर प्रोडक्शन को भी प्रिविलेज दे रखी है? आपका मीडियम इंग्लिश है? हिंदी मीडियम है सर। तो जो वस्तुएं पेश की जाती कोर्ट सर- के सामने उनको भी विशेष अधिकार है या सिर्फ जो संसूचना होती है उसी को विशेष अधिकार प्राप्त हो रखा है प्रिविलेज कम्युनिकेशन में? सर पेश करने के मामले में सर दो सेक्शन 123 और 124 तो सर जो शासकीय दस्तावेज है या जो उनसे रिलेटेड है, और 131 है वहां पर भी सर वस्तुओं को पेश करने के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 130 वो क्या है? सर वहां पर किसी व्यक्ति को सर इस बात पर थम्य नहीं होता है वह व्यक्ति कोई चीज पेश करने के लिए या आंसर देने के लिए कि वो चीज है उसको अपराध में फंसाएगी। एविडेंस लॉ पे पकड़ अच्छी है आपकी? जी सर, प्रयास किया है पढ़ने का। एफिडेविट पर एविडेंस लॉ अप्लाई नहीं होता है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर? जी तो एक सर सेक्शन 3 बताता है इसके बारे में। सर सॉरी सर, सेक्शन 1 बताता है। तो एक तरफ तो लिखा हुआ है कि एफिडेविट पे एविडेंस लॉ लागू नहीं होगा, और जब आप सीआरपीसी के सेक्शन 291, 92, 293 पढ़ोगे तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट है, अभिकथन है, उसको साक्ष्य पर लिया जाता है, अरे शपथ पत्र पर लिया जाता है, एफिडेविट पर लिया जाता है। ये कंट्रोवर्सी नहीं लग रहा है क्या आपको? नहीं सर, जब स्पेशल दूसरे लॉ के अंदर प्रावधान है तो सर वो प्रिवेल करेंगे, क्योंकि सर जैसे सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 19 है वो भी शपथ पत्र से रिलेट करता है, वही सीआरपीसी के सेक्शन 294 है वो भी सर शपथ पत्र को ग्राह्य बनाता है कुछ मामलों में, इसलिए वो वैलिड है। तो आपका कहना है कि एविडेंस लॉ जनरल लॉ है और सीपीसी सीआरपीसी स्पेशल लॉ है? नहीं सर, तीनों ही जनरल लॉ है, लेकिन सर एक लॉ दूसरे लॉ को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए सर विधायिका ने सर जो प्रावधान बनाए थे तो सर इसके पीछे जरूर उनका कोई आशय रहा होगा। इसलिए सर जब एविडेंस बना था उस टाइम सर 1872 था, उसके बाद में सर सीआरपीसी और सीपीसी का निर्माण हुआ, वहां पर जब ये प्रावधान किए गए थे तो सर उनका आशय ये रहा होगा। तो ये जो लॉजिक आप बता रहे हैं, ये जो लॉजिक आप बता रहे हैं, इसके अलावा भी एक लॉजिक और है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप उससे उस चीज को समझें। एविडेंस लॉ लैक्स फोरी है। अब इसके आधार पर आप चाहें तो बता सकते हैं शपथ पत्र के संबंध में जो विरोधाभास है उसको लेकर। नहीं सर, इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डील करता है, कौन सा प्रोविजन है वो? सर आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44। क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी कोई भी चीज नहीं है? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड सर जो हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता है वो भी सर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, लेकिन जो आर्टिकल 44 में बात की गई है उसका मतलब है कि सर विवाह के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में या अन्य बाकी जो मामले होते हैं उनमें भी एक समान लाना, इसके लिए सर आर्टिकल 44 बनाया गया है। एविडेंस लॉ का सेक्शन 32 है, मृत्युकालीन कथन। ये कौन सी परिस्थितियों में रेलेवेंट होता है, सुसंगत होता है? सर मृत्युकालीन कथन है वो अपनी मृत्यु के कारण और स्वयं व्यवहार की परिस्थितियों के बारे में अगर किया जाता है और उसके बाद में अगर कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वो रेलेवेंट होता है। सिर्फ मृत्यु, अगर असक्षम हो जाए तो? नहीं सर, वो तब आर्टिकल सेक्शन 32 में रेलेवेंट नहीं होगा सर। ओके। सेक्शन 164 सीआरपीसी क्या कहता है? 164 सीआरपीसी कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान
मजिस्ट्रेट के पास में पुलिस के द्वारा कोई किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है कि वो स्वयं स्वयं स्वीकृति करना चाहता है या जो कथन है वो लेखबद्ध करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट है वो उनके कथन लेखबद्ध कर सकता है। इसका 164 का जो क्लोज नंबर 4 है वहां पर कन्फेशन रिकॉर्ड करवाई जाती है, और 164 का जो क्लोज नंबर 5 है वहां पर किसी भी साक्षी के जो बयान है वो दर्ज करवाए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोक प्रशासन, उसके अंदर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जॉब पे लगाओगे जो किसी न किसी कारण से पूर्ण स्किल नहीं रखता है, पूर्ण योग्यता नहीं रखता है, जैसे दृष्टिबाधित है, विकलांग है, दिव्यांग है, एक हाथ से वो वर्क काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति फिर प्रशासनिक जो सेवा होती है उसको न्याय नहीं दे पाता, मतलब जो प्रभाविकता होती है वो कहीं की इतनी पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवा में नहीं रखना चाहिए। आपका क्या मत है इस बारे में? सर, जहां तक संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 335 है वो ये प्रोविजन करता है कि जब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए जो दिव्यांग है, उनको अगर रिजर्वेशन के द्वारा प्रशासनिक सेवा में लाया जाता है या लोक प्रशासन में लाया जाता है, तो जो प्रशासनिक दक्षता है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और सर, मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कमी है तो उससे सर प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो अपने कार्य को कर सकता है तो सर, चाहे वो दिव्यांग है चाहे वो कोई और व्यक्ति है, सर उसको आराम से लगाया जा सकता है जॉब के अंदर। सर, मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, 75% ब्लाइंड हूँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे सकता हूँ। चलिए, ओके। नमस्कार। अपनी पर्सनैलिटी की 3 ऐसी बातें मुझे बताइए जिससे आपको लगता है कि आप जेएलओ की पोस्ट के लिए बिल्कुल फिट हैं। सर, सबसे पहला कि मैं जो कोई भी काम करता हूं उसको मैं अपना 100% देने का पूरा प्रयास करता हूं। दूसरा नंबर ये है कि कोई भी काम करता हूं सर ईमानदारी से करता हूं, पूरा डेडिकेशन के साथ करता हूं सर। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जेएलओ की पोस्ट के लिए सक्षम हूं, मतलब ये कार्य कर सकता हूं। ये 2 के अलावा एक और, मैं आपकी 3 व्यक्तित्व की सर एक और है कि, हाँ जी सर, तीसरा ये कह सकता हूं कि सर इस पोस्ट के लिए जो योग्यता चाहिए उसको मैंने अपना पहले डेडिकेशन दे चुका हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पोस्ट पर जो योग्यता चाहिए वो मुझ में है। जी, मान लीजिए आपकी जॉब जो है वो हो गई, आप जेएलओ बन गए और आपके डिपार्टमेंट में किसी महिला कलीग के साथ में कोई सीनियर कलीग अगर वर्बली या फिजिकली कोई बदतमीजी करते हैं और ये आपके सामने होता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सर, कानूनन जो प्रावधान है उनका उपयोग करूंगा उस महिला कलीग के द्वारा, या फिर मैं स्वयं भी सर पुलिस में इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवा सकता हूं। मैं, और जिस व्यक्ति ने जो ऐसा व्यवहार किया है, अगर वो वहीं का सरकारी कर्मचारी है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है। जी, चलिए, आप जुड़े हुए रहिएगा, कुछ टाइम बाद आपको फीडबैक देते हैं इंटरव्यू का। थैंक यू। जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही। तो अभी पैनल आपको आपके इंटरव्यू का फीडबैक देगा। आपका जो सबसे अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो एक तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और आप आगाज़ भी इतना कॉन्फिडेंस से करते हैं कि लगता है कि आपने इस लॉ को नहीं, मतलब हर पल आपने लॉ को जिया है। यू हैव लिव्ड दिस वर्ल्ड ऑफ लॉ, और आप इतना कॉन्फिडेंटली लीगल साइंस, लीगल फील्ड को अच्छे से समझा देते हो। सारे आपने लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या कनेक्ट्स हैं, वो भी आपने सारी चीज़ें अच्छे से बताई। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका उच्चारण बड़ा साफ़ है, और आपकी जो दृष्टिबाधिता की जो आपने बात बताई वो आपकी एक वीकनेस थी, पर आपने उसको एक आपकी स्ट्रेंथ बना दिया है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया है सबको। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो हमें पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि आप अगर इसी कॉन्फिडेंस के साथ में पैनल के सामने जाएंगे, जो 11 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं,
तो मुझे पूरा यकीन है, हम सबको ये पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ ये जॉब में आप सफल हो जाएंगे इंटरव्यू में। बट साथ ही साथ में आपके कुछ नकारात्मक पहलू भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उन पर आपको सुधार करना है, किसी भी तरह की कमी नहीं रखनी है अपने सिलेक्शन को लेकर। पहली बात, थोड़ा सा रेंज वाइज क्लियर रखो। प्रिविलेज कम्युनिकेशन 121 से 131 है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, शुरुआती 9 सेक्शन नॉन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है और बाकी के जो 2 सेक्शन है वो नॉन प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। कोई भी दस्तावेज पेश नहीं करने के संबंध में प्रिविलेज देता है। सेकंड चीज ये कि जब तक आपको इंटरव्यू नहीं कहे जबरदस्ती किसी सेक्शन या आर्टिकल में मत चले जाओ, और वो भी गलत आर्टिकल में जा रहे हो तो नुकसान हो जाएगा। आर्टिकल 335 आपने जिक्र किया, 335 दिव्यांगों के रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं करता है। SC ST को जो रिजर्वेशन दिया जाता है ना, और ये हमने तो आपसे पूछा भी नहीं था 335 के बारे में बताओ। तो अगर आप चला के कोई आर्टिकल का जिक्र कर रहे हो तो उसी आर्टिकल का जिक्र करो जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है, वरना तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गलत जवाब हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रति एक नकारात्मक व्यू क्रिएट करता है। ओके, तीसरी बात, आपको पता था ना कि लास्ट जो इंटरव्यू वो मैम है, फिर आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, सर मैम सर मैम सर मैम के चक्कर में क्यों चले गए? हमें एक बार कॉन्फिडेंट हो गए कि हम मैम से बात कर रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर सवाल जवाब जनरली आपसे 1 by 1 ही होंगे। आप देख पा रहे हैं हमको, थोड़ा बहुत भी इसको जी सर है ना, तो इतना तो आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन शक्ल देखने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन जब मैम आपसे सवाल पूछी आपको पता चल गया था ना कि मैम बात कर रहे हैं। हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, ताकि थोड़ा सा क्या है कि ये वो वाला एटीट्यूड नहीं रहे जो जनरल कैंडिडेट्स का होता है। ओके, बाकी ओवरऑल आपका इंटरव्यू बड़ा एकदम इम्प्रेसिव रहा, प्यारा रहा है, और आप इसी चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके प्रति ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं सर। चलिए, ऑल द बेस्ट।